एवरीवन। सो दिस इज़ पार्ट नंबर 3 ऑफ आवर ब्रांच अकाउंटिंग सीरीज़, जिसमें कि हम फाइनल अकाउंट्स मेथड को डिस्कस करेंगे। इस मेथड ये है हमारा थर्ड और लास्ट मेथड डिपेंडेंट ब्रांचेस का, जिससे कि हम डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग करते हैं। पहला हमने पढ़ा था डेटर्स मेथड, दूसरा हमने पढ़ा था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और अब ये है थर्ड फाइनल अकाउंट्स मेथड। इसमें हम लोग ब्रांच का प्रॉफिट निकालेंगे हेड ऑफिस की बुक्स में। इस केस में भी हेड ऑफिस ही ब्रांच की बुक्स प्रिपेयर करता है, ब्रांच अपनी बुक्स प्रिपेयर नहीं करता, हेड ऑफिस ही उसकी बुक्स प्रिपेयर कर रहा है उसमें, तभी इसको डिपेंडेंट ब्रांच बोला गया है। अब ये है हमारा पार्ट 3 फाइनल अकाउंट्स मेथड। बहुत ही छोटा सा मेथड है, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं जी अपना फाइनल अकाउंट्स मेथड। फाइनल अकाउंट्स मेथड वो क्या कहता एज द नेम सजेस्ट, कहता ये है ब्रांच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एन एंटिटी आर प्रिपेयर्ड। हमने अभी तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करी हैं, अभी हमने फाउंडेशन में +1 में +2 में हमने कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी हैं। क्या हमने टी फॉर्मेट में प्रिपेयर करी हैं, ट्रेडिंग, P&L, फिर हम बैलेंस शीट बनाते थे, ये भी वैसा ही है। हालांकि इंटर में हमने कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है एज पर शेड्यूल 3, जिसमें हम इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। बट इस फाइनल अकाउंट्स मेथड में हमारे ब्रांच में हम टी फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। टी फॉर्मेट कैसा होता है, जैसा ये वाला फॉर्मेट हमको दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स, परचेजेस, ये सब ये बोला जाता है इसको टी फॉर्मेट। तो हम टी फॉर्मेट में ब्रांच के फाइनल अकाउंट मेथड को प्रिपेयर करेंगे। तो कहता है जैसे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे ही बनेगा। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड केप्ट इन माइंड दैट द ब्रांच इज अ सेपरेट एंटिटी। हम ये एक अज्यूम करेंगे कि ब्रांच एक सेपरेट एंटिटी है। क्या ब्रांच एक सेपरेट एंटिटी है? नहीं, हम उसको अलग से फिर भी प्रिपेयर करेंगे। इसको हम अलग मानकर प्रिपेयर करेंगे। अलग मानकर प्रिपेयर करने का क्या मतलब है? अलग मान के प्रिपेयर करने का ये मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, बाय सेल्स, बाय क्रेडिट सेल्स, बाय कैश सेल। हम इसमें बाय कैश सेल्स, बाय क्रेडिट सेल्स लिखेंगे। ये बन को किसकी बुक्स में रहा है? ये बन रहा है हेड ऑफिस की बुक्स में। बट हम अगर यहाँ पे सेल्स, सिर्फ और सिर्फ सेल्स लिख रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स में, तो इसका मतलब है कि क्या ये दिखाता है कि ये हेड ऑफिस की सेल्स है? नहीं, ये हेड ऑफिस की सेल तो नहीं है, ये है तो ब्रांच की सेल। पर हम हेड ऑफिस की बुक्स, फॉर एग्जांपल ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं, हम इतना सा कोना ले लेंगे, हम कहेंगे कि आप ये मानोगे कि हम अलग ही हैं। हम यहाँ पर ब्रांच की अकाउंटिंग करेंगे। यहाँ हम बाय सेल्स लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे ऐसे जैसे कि अलग एंटिटी है। जैसे कि पूरे घर में आपको एक सेपरेट कमरा दिया जाता है रहने के लिए, तो आप कहते हो कि अब ये कमरा मेरा है, कौन आएगा कौन जाएगा अब ये मेरी मर्ज़ी से होगा, प्लीज़ नॉक करके आया करो। तो वहाँ पे आपकी मर्ज़ी चलेगी। क्या आप उस कमरे में अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी मानते हो? वैसे ही हेड ऑफिस की पूरी बुक्स में आपको ये कमरा दिया गया है ब्रांच को। कहते कि भाई जा बना ले अपनी बुक्स फाइनल अकाउंट मेथड से और अपने आप को अलग एंटिटी मानना। अलग एंटिटी है नहीं, क्योंकि ये एक तरह से कच्चे बनाते हैं, कच्चा खाता बन रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है बाय सेल्स या फिर एक्सपेंसिव। जो भी हम टू लिखते हैं, जैसे कि टू गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, सबसे प्राइम एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप खुद सोचो कि ये बन रहा है हेड ऑफिस की बुक्स में, ठीक है, और आप लिख रहे हो टू गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस। अब यहाँ पे वो गुड्स आते हैं कि जो ब्रांच को हेड ऑफिस से गुड्स आए होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये लिखना चाहिए ना, बाय गुड्स रिसीव्ड, बाय गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। आपको ये लिखना चाहिए ना, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखना चाहिए ना फिर आपको। अगर आप हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच की किताबें बना रहे हैं तो आपको ये लिखना चाहिए ना, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच। बट आप लिख क्या रहे हो? टू गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। इसका मतलब है कि आप ब्रांच की कैप डाल के ये खाता बना रहे हो। इसीलिए उसने यहाँ पे लिखा कि आप इसको सेपरेट एंटिटी मानना। सिर्फ तीनों मेथड्स में
डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स और फाइनल अकाउंट्स में आप सिर्फ इसी में ऐसे लिखोगे टू गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, बाकी तो मैं आप यही लिख रहे हो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसमें सिर्फ यही एक पॉइंट है और कोई पॉइंट ही नहीं है। क्या आपने 12th पास करी है? अगर आपने करी है तो ये मेथड आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेम वही है, कुछ नहीं है इस मेथड में। सिर्फ आपको इसी चीज़ का ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको ग्रीन में हाईलाइट किया है, क्योंकि आपको ये वाले पॉइंट को यहाँ लिखने के लिए आप अमाउंट तो यहाँ सही लिखोगे, आपका सब कुछ सही आ जाएगा, बट आपका यहाँ से 1 नंबर कट जाएगा, 5 नंबर आएंगे फिर आपके 6 में से। फिर आप कहोगे मेरा आंसर तो ठीक है पर मेरे नंबर क्यों कटे। कहता इन दिस मेथड ट्रेडिंग एंड P&L इज प्रिपेयर्ड एंड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर टू जनरल P&L। नॉर्मल सा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या आप +1 में अपना ट्रेडिंग एंड P&L कैसे बनाते थे? आप करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फिर आप लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिर आप लिखते थे बैलेंस शीट। ये तीन बनाते होते थे आप छोटे होते, ऐसे ही बनाते थे। अब देखो बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं क्योंकि अलग एंटिटी तो है नहीं, ठीक है हम अलग एंटिटी मान रहे हैं, पर भाई इतनी भी नहीं कि बैलेंस शीट ही बना देंगे। ये तो तुम्हारा कट गया। सेकंड तुम्हारा क्या बचा? ट्रेडिंग एंड P&L। अब इन दोनों को पहले अलग अलग बनाते थे, अब आप बनाओगे इनको एक ही अकाउंट। अब आप इनका एक लाइन ये मारोगे और एक ये मारोगे और ऊपर लिखोगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। क्या आपको यहाँ कहीं लाइन दिख रही है? कोई लाइन नहीं है, कंटिन्यूएशन में है, सीधा ही यहाँ पर आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आप कंटिन्यूएशन में बना रहे हो। पहले क्या करते थे, यहाँ आता था तो आप यहाँ लेके आते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आप देखो एक ही अकाउंट बनाया है, इसी अकाउंट में सब कुछ आपका आ जाएगा। आप सबसे पहले क्या लिखोगे जी? अपना ओपनिंग स्टॉक टू गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, इसको आप लिखोगे जी नेट करके। कुछ गुड्स हेड ऑफिस से आया होगा, कुछ आपने रिटर्न किया होगा, तो आपको यहाँ नेट करके लिखना है। नॉर्मल सी बात है, जैसे आप परचेजेस लिखते थे नेट परचेजेस, ठीक है। कुछ परचेजेस, ये कौन सी परचेजेस है? ये वो परचेजेस है जो आपने मार्केट से खरीदा होगा सामान, ब्रांच ने हेड ऑफिस के अलावा भी हो सकता है कुछ सामान खरीदा होगा। ये वो वाली परचेजेस की यहाँ पे बात कर रहा है। ये है जी हमारी हेड ऑफिस से जो सामान आया है और ये जो हमारा बाहर मार्केट से जो सामान आया है। फिर आपने सेल करी, कैश करी, हो सकती है क्रेडिट हो करी, हो सकती है माइनस कर देंगे जी रिटर्न, सेल रिटर्न भी होंगे कुछ ना कुछ तो वही नेट सेल्स, नेट परचेजेस। फिर यहाँ पे आ जाएगा जी क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर लो जाओगे। फिर एक्सपेंसिव, डिस्काउंट, बैड डेट, पैटी कैश, जो कि नॉर्मल हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और ये आ गया जी हमारा नेट प्रॉफिट। बस ख़त्म हो गया, खम हो गया जी, यही मेथड था। क्या आपने पहले कभी ये मेथड नहीं करा? भाई जब से आपने अकाउंट्स बनाना सीखा है आप ये मेथड कर रहे हो। तो अब गौर बात ये है कि तीनों मेथड बिल्कुल ही अलग हैं पर तीनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। यही खासियत है ब्रांच अकाउंट की, आप कोई भी मेथड कर लो आपका आंसर सेम आएगा। तो फटाफट से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। फटाफट से आपका क्वेश्चन नंबर जो हमारी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 5 बॉम्बे ट्रेडर्स का। इसमें देखो जी हमने तीनों मेथड से उसने कहा था सॉल्व करो। ये वाला मेथड हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। अब अपन करेंगे जी थर्ड मेथड जो कि है हमारा ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L बनाने का। अपन वो वाला मेथड यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी अपना, क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच। ब्रांच कहाँ पे है जी? दिल्ली पे। और उसको गुड्स कैसे दिए जा रहे हैं जी? कॉस्ट पे। कहता है हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स ब्रांच अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस। कहता ब्रांच, कहता हेड ऑफिस सारे खर्चे उठाता है ब्रांच के, बस वो उनको पेटी कैश के खर्चे कुछ दे देता है कि जैसे चाय समोसे का खर्चा हो गया, कहते यार तू ले ले, अब मैं क्या 10-10 20 रुपए से तेरे को बेचता रहूँगा समोसों के, तो कुछ कुछ अपने पास रख, बाकी जो मोटे मोटे खर्चे जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ और, कहता वो मैं
एज अ हेड ऑफिस पे कर दूंगा। ठीक है जी। कहता वो सब ब्रांच दे रहा था। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस। कहता जो भी कैश ब्रांच इकट्ठा करती है वो सारा का सारा कैश सेम डे हेड ऑफिस की अकाउंट में जमा हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है स्टॉक एंड डेटर्स और डेटर्स मेथड के लिए, बट हमारे P&L हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए इसका कोई मतलब नहीं। अपने को कौन सा कोई बैलेंस शीट बनानी है, ना हेड ऑफिस की ना ब्रांच की, तो हमारे लिए ये लाइन महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी उसने समरी दे दी ट्रांजेक्शन्स की। ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट। ट्रेडिंग कहाँ से शुरू होता है जी? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। यहाँ पे परचेजेस क्या होगी? हो सकता है परचेज जो ब्रांच ने बाहर से करी हो या फिर जो हेड ऑफिस से सामान मंगवाया हो नेट करके वो। फिर आ जाता है जी हमारा सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा ट्रेडिंग का हो गया। फिर खर्चे एंड देन खत्म हो गया। तो सबसे पहले अपन को कहाँ से शुरू करना है जी? ओपनिंग स्टॉक। तो अपने को चाहिए जी ओपनिंग स्टॉक, और ये रहा ओपनिंग स्टॉक। कहता ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 7,000 का, बिल्कुल अच्छी बात है। डेटर्स का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्या मेरे को चाहिए डेटर्स का ओपनिंग स्टॉक? मेरे को तो चाहिए ही नहीं। हाँ, अगर मेरे को डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ गया, क्योंकि वहाँ से कुछ कुछ अगर मेरे को चाहिए हुआ, बैड डेट का खर्चा, डिस्काउंट का खर्चा, अलाउंस का खर्चा, कुछ ऐसा अगर खर्चा चाहिए होगा तो होगा, बट अभी मेरे को नहीं चाहिए फॉर टाइमिंग। स्टॉक चाहिए, स्टॉक में ट्रेडिंग में लिख दूं जाके। यस, ये रहा मेरा थर्ड मेथड। सी, क्या मैं स्टॉक लिख दूं ओपनिंग? यस। कहता गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 26,000। ब्रांच को 26,000 के गुड्स भेजे गए। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, मतलब ये ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए। क्या 26,000 और 1,000 को मैं नेट ऑफ करके 25,000 लिख सकता हूँ वहाँ पे? यस, 26,000 और 1,000 को नेट ऑफ करके मैंने 25,000 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैश सेल्स है जी, क्रेडिट सेल्स है जी। तो मैं क्या यहाँ पर अपनी कैश सेल और क्रेडिट सेल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कहता अलाउंस टू कस्टमर, ये मेरा P&L का एक्सपेंस है, क्योंकि अभी मैं P&L नहीं बनाया तो मैं बाद में इसको लिखता हूँ। ये भी अगला भी डिस्काउंट भी मेरा P&L का एक्सपेंस है। बैड डेट्स भी मेरा P&L का खर्चा है, मेरा ट्रेडिंग का या फिर मेरा डायरेक्ट खर्चा तो नहीं है। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर 500, तो क्या मैं 500 को नेट करके लिख दूं यहाँ पर? यस। सैलरीज एंड वेजेस मेरा P&L, रेंट एंड पे भी P&L, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी P&L। कैश रिसीट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स मेरे को इस मेथड में तो चाहिए ही नहीं, आई डोंट केयर। क्लोजिंग स्टॉक 6,500, क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक भी 6,500 लिख दूं? बिल्कुल। क्या मेरा ट्रेडिंग का अकाउंट बन गया? बिल्कुल बन गया। क्या मेरा नेट बैलेंस आ जाएगा जी? बिल्कुल आ जाएगा। क्या मेरा नेट बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया? बिल्कुल आ गया। अब मैंने P&L के लिए क्या क्या निकाल के रखा था? मैंने कहा था अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट, अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट है जी, बैड डेट है जी, सैलरीज, रेंट्स एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी मेरा P&L के ही खर्चे हैं। ये सब P&L का खर्चा है। एक और मेरा P&L का खर्चा है जो कि हिडन है, मेरे को दिख नहीं रहा। वो क्या है? क्या मेरे पास पैटी कैश 200 रुपये ओपनिंग पड़ा था या नहीं पड़ा था? उसने कहा देखो सारे खर्चे तो मैं ही करूँगा, ब्रांच ही हेड ऑफिस ही करेगा। कुछ पैटी खर्चे जो कि ब्रांच मीट करेगा, जैसे समोसे वोसे का हमने बात करी, तो उसके लिए मेरे पास साल के शुरू में 200 रुपया पड़ा था। साल के शुरू में मेरे ब्रांच के पास 200 रुपया कैश पड़ा था, मेरी जेब में 200 कैश पड़ा था छोटे मोटे खर्चे करने के लिए। ईयर एंड आते आते या मंथ एंड आते आते, मंथ की बात करी गई है तो मंथ एंड आते आते वो सिर्फ 100 ही रह गया। जो 200 था वो सिर्फ 100 ही रह गया। बाकी 100 कहाँ गया? चोरी हो गया, डाका पड़ गया, कहाँ गई गांधी जी? गांधी जी खर्च हो गए होंगे ना, गांधी जी को हमने यूज़ कर लिया होगा।
तो क्या जो हमने 100 रुपया खर्चा करा, क्या वो मेरा खर्चा है या नहीं है P&L का? क्या जो समोसों की पार्टी मैंने दी, क्या वो मेरा खर्चा है P&L का या नहीं? तो ये मेरा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो है। 200 शुरू में पड़ा था, ईयर मंथ एंड आते आते सिर्फ 100 रह गया, तो क्या ये 100 का मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है या नहीं है? अब मेरे इनडायरेक्ट खर्चे क्या क्या हैं P&L में आने वाले? ये तो मैं आ जाऊँगा फटाफट से अपने P&L में। क्या ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था? जी, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था। तो मेरे पास क्या क्या खर्चे थे? मेरे पास सबसे पहले क्या खर्चा था जी? आ जाओ। अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट एंड बैड डेट्स। अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट एंड बैड डेट्स। नेक्स्ट, salaries and wages, rents and sundry expenses. Salaries and wages, रेंट्स एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। और ये 100 जो हमने बात करी, या क्या ये 100 यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा इनडायरेक्ट खर्चा? यस। और हम यहाँ पर 100 को कैसे दिखाएंगे? आपको प्रेजेंटेशन के साथ दिखाना है। 200 माइनस 100, तो यहाँ पे आ गया जी 100। ये आपका ओपनिंग नहीं था, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन था। ये आपके खर्चे हो गए, इन सबको करा के आपका ग्रॉस प्रॉफिट बच गया जी कितना? 9400। ठीक है जी, ये आपका फाइनल अकाउंट्स मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपके डिपेंडेंट ब्रांचेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लोडिंग का टॉपिक, जो कि तीनों मेथड्स में लगता है और आपको क्वेश्चन भी लोडिंग का पॉइंट ज़रूर आएगा ही आएगा। तो अगले पार्ट में ज़रूर आपको लोडिंग का पार्ट देखना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये है आपका पार्ट 3 का एंड।